हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके, सो अभी तक हम लोग का जो जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन अ प्लेन 11th क्लास के मास्टर बोर्ड के फिज़िक्स के स्टार्ट किया था। तो हम लोग का कुछ 2D डायमेंशन तक हो गया था, ठीक है। बट टू डी डायमेंशन का जो रिलेटिव वेलोसिटी था, जैसा 1D डायमेंशन का रिलेटिव वेलोसिटी था, वैसे ही 2D डायमेंशन का भी एक रिलेटिव वेलोसिटी है। वो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के जो था हमारा, वो इसके पहले वाला पार्ट तक यहाँ तक हुआ था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक भी अपने साथ रखो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ कौन सा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, इससे पहले भी एक रिलेटिव वेलोसिटी आया था, आई नो। बट वो जो था ना, वो 1D के लिए था। अब बोलेंगे 1D और 2D में फ़र्क क्या है? देखो, 1D में भी यही था, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये और 2D में भी यही है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या पता है? वहाँ पे ना वेक्टर नहीं था, ये जो है ना एरो, एरो का मतलब क्या है? वेक्टर। वहाँ पे वेक्टर नहीं था, यहाँ पे वेक्टर आ गया है। क्यों? क्योंकि 2D है। 2D में हम लोग को दिखना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ में आ रहा? 1D में तो हम लोग को डायरेक्ट समझ में आता है हाँ कि कोई सी डायरेक्शन में जाएगा, एक्स या तो वाई, या तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, सिंगल ही। बट इसके अंदर हम लोग को डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि एक्स की डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, वो सब हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर आता है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए हैविंग वेलोसिटी वी ए विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। द रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग फाइंड करना है किसका? ऑब्जेक्ट ए का, विथ रिस्पेक्ट टू द बी। विथ रिस्पेक्ट टू जो आया ना, तो मतलब बी जो बाद में लिखने का, ए को पहले लिखने का, ठीक है। तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली अगर b का मुझे फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू a, तो क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। और वी बी, पहला वाला वी बी माइनस दूसरा वाला वी ए। समझ में आया? ठीक है। तो ऐसा ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, नाउ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटीज वी ए बी एंड वी बी आर इक्वल बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। सिंपल, देखो सपोज करो ये 10 है, वी ए कितना है? 10 है। वी बी क्या है? 5, ठीक है। ये 10 है, ये 5। 10 में से 5 गया, 5 आंसर आया, ठीक है। अभी याद रख लो क्या क्या आंसर आया? 5। इसका क्या आया आंसर? 5। यहाँ पे देखो, वी बी को मैंने क्या बोला था? 5, तो मैंने यहाँ 5 पुट किया। वी ए को क्या बोला था मैंने? 10, तो मैंने 10 पुट किया। अब 5 में से 10 गया तो माइनस में आंसर आएगा, कितना आएगा? -5। अब देखो इसका आंसर क्या आ रहा? 5 आ रहा। इसका आंसर क्या आ रहा? -5 आ रहा। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, 5 आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, 5 है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव साइन यही बताता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, आर वी ए बी एंड वी बी ए आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। ओके, ठीक है। फिर कंसिडर अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज करो यहाँ पे मैंने ए बी लिया था ना, सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे ए बी सी डी वाई जेड, जेड तक गया, ठीक है। मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में बी, सी के रिस्पेक्ट में सी, डी के साथ हर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसका क्या रहेगा? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू जेड कैन बी रिटन एज, मतलब कि हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है ए का विथ रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड करना, क्या होगा? वी ए जेड, है ना। जो पहला रहेगा, पहला जो विथ रिस्पेक्ट टू जो रहेगा उसको लास्ट में। तो क्या हो जाएगा ये पता है? वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस ऐसा सब ऑन चलते जाएगा, एक्स वाई प्लस वी वाई जेड, क्योंकि हम लोग को ए से जेड तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके चीज़ लिख लेना आप लोग कि ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से ऐसे सब जेड तक जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए था? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे। ओके, ठीक है, समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है एंड बहुत बार पूछता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो अभी तक हम लोग ने 1D डायमेंशन देखा, 2D डायमेंशन देखा। अब यहाँ पे एक मोशन आता है, ठीक है। 1D, देखो 1D का डायमेंशन का मोशन, 2D का डायमेंशन का मोशन हम लोग देखें क्या होता है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2D डायमेंशन ही का एक वो रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग एक्स और वाई दोनों देखते हैं, ठीक है। ये 1D नहीं है। आप लोग बोलेंगे 1D क्यों नहीं है? देखो इस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मतलब कि 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशन, एक्स और वाई।
तो आप लोग बोलेंगे 1D क्यों पढ़े? अरे बाबा 2D पढ़ने से पहले 2D पढ़ने के अगर मुझे है तो मुझे 1D क्या है वो तो समझ में आना चाहिए ना। अगर 1D मुझे नहीं समझा तो 2D क्या समझेगा? इसलिए मुझे पहले 1D पढ़ाया गया, मुझे पहले 1D मतलब 1D 1 डायमेंशन पढ़ाया गया, फिर उसके बाद 2D मुझे समझा। हाँ 2D का मतलब एक्स और वाई समझ में आया। तो 1D का सिर्फ इतना ही मतलब है कि मुझे 2D समझने का था। अब 2D तो समझ में आ चुका है, जो लोग मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब वीडियो देखे इस चैप्टर का वो लोग को मालूम है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है पता है? मैं सिंपल बताऊँ। सपोज करो कोई भी बच्चा ज़मीन से पत्थर मारता है कोई भी पेड़ पे, तो जो पत्थर जो मारा पेड़ पे, तो वो मोशन कौन सा हुआ? देखो सपोज करो यहाँ से उसने ऐसा पत्थर मारा, उड़ के ऐसा गया ऊपर, देखो यहाँ से ऊपर गया ऐसा, तो ये जो मोशन है ना, ये मोशन इधर से टॉप पे से बताता, ये देखो ये जो मोशन है ना, मैं करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, सपोज करो यहाँ से इसने पत्थर मारा पेड़ पे, ठीक है। अब वो पेड़ से फिर वो पत्थर जाके नीचे गिरा, तो ये जो मोशन है ना, ऐसे जो कर्व होता है ऐसा फिर ऐसा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन, चाहे हाफ अगर इधर तक रहेगा तो हाफ बोलेंगे, जब फुल रहेगा तो प्रोजेक्टाइल फुल मोशन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, इधर बैट्समैन है, तो कैसे फेंकेगा वो? ऐसा खा के फिर ऐसा जाता है ना। तो ये सब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल है। समझ में? आप प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जो कर्व बनाता है ना ऐसा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, और फिर क्या था रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में क्या है ना, वो सब हम लोग पढ़े। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक जो कर्व बनाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आया क्या है, उसका डेफिनेशन भी याद, एग्जाम में कभी कभार 1 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, तो डेफिनेशन भी देख लो यहाँ पे। ओके, एनी ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन विथ सम वेलोसिटी इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, द प्रोजेक्टाइल हैज़ 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। देखो प्रोजेक्टाइल के 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होते हैं, एक एक्स और वाई। मैंने बता चुका हूँ, प्रोजेक्टाइल मुझे एक्स और वाई में ही देखना है हम लोग को। तो वन इन द हॉरिजॉन्टल दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड द अदर इन द वर्टिकल दैट इज अलोंग द वाई डायरेक्शन। ये तो हम लोग को पता है, ठीक है। अब द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ओनली अलोंग द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सीलरेशन जो रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? आप लोग पढ़े भी होंगे फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जी होता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्ट्स ओनली अलोंग द वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकली रहेगा, वो वाई डायरेक्शन में रहेगा, नॉट एक्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ फेंकूँगा तो वो जब नीचे गिरेगी तो ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब आप लोग को नहीं समझाना तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो सपोज करो ये मुझे क्या ये डायग्राम मुझे समझाने दो पहले। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस, ठीक है। सपोज करो ये ओरिजिन है, ओरिजिन तो है, सपोज क्या करो ये है ओरिजिन, ठीक है। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ फेंका, यहाँ पे ऐसा गया, फिर यहाँ पे ऐसा गया, तो ये कर्व उसने फॉलो किया, तो ये कौन सा मोशन हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक समझा, ठीक है। अब देखो जो वेलोसिटी रहता है ना, तो आप लोग को मालूम होगा जब वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको बनाना रहेगा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े क्या, वेलोसिटी का अगर मुझे डायमेंशन बनाना है, सॉरी डायमेंशन बोल रहा हूँ, डायरेक्शन बताना है, तो वो कैसे रहता है? टेंजेंट रहता है। कैसे रहता है? टेंजेंट रहता है। समझ में आया कैसे रहता है? देखो ये सपोज करो ये पॉइंट है, तो यहाँ से मैं टेंजेंट बनाऊंगा, बना दिया टेंजेंट। समझ में आया? अब सिंपल, इसको डॉट डॉट, इसको डॉट डॉट डॉट, तो ये जो रहेगा ना, ये और ये डिस्टेंस रहेगा, या ये वेलोसिटी क्या रहेगा, ये कौन सी कितनी वेलोसिटी रहेगी? ये यू एक्स, एक्स की डायरेक्शन में ना, तो यू एक्स। और ये जो रहेगी ना यू वाई। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो यू है, इनिशियल वेलोसिटी अभी स्टार्ट हो रही ना। इनिशियल का मतलब तो समझ में आता है ना, इनिशियल स्टार्ट हो रही, तो यू लिखा। अब ये वाई के डायरेक्शन में इसलिए यू वाई लिखा, और ये एक्स के डायरेक्शन में इसलिए यू एक्स लिखा, ठीक है।
समझ में आया। और ये जो एंगल से बना रहा है, जो ये जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स की जो लाइन है, वो एंगल बना रहा है कितना, है ना, एंगल से ही जाएगा वो। अरे बाबा ये जो जो जा रहा है यू का डायरेक्शन, वो कोई एंगल से जाएगा ना, ऐसा कोई एंगल से जाएगा, देखो ऐसा, तो इधर पे कोई एंगल बनेगा ना, तो वही एंगल यहाँ पे बना। ठीक है, समझ में आया। अब उसने सेकेंड पॉइंट लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल फिर फाइनल आएगा ना, फाइनल आएगा ना, इनिशियल के बाद क्या आता, फाइनल ले आता है। तो फाइनल वेलोसिटी भी वेलोसिटी है वो, तो टेंजेंट रहेगा वो, तो टेंजेंट मैंने बना दिया। समझ में आया। फिर उसका यू एक्स सी रहेगा, देखो यहाँ पे यू एक्स क्या था, ये था, ठीक है, यहाँ पे भी यू एक्स ही रहेगा, इनिशियली रहेगा, बट ये जो है ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा वी वाई। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, यू एक्स रहेगा। ठीक है, फिर नीचे आएगा, नीचे भी उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर ही रहेगा, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ऊपर गया, इसका डायरेक्शन नीचे गया, इसका तो डायरेक्शन ही नहीं है वी वाई का, तो हाउ, कैसे समझ में कैसे आ रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ फेंक रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो तो हमेशा इधर ही जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फेंक रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेरा डायरेक्शन, देखो मैं यहाँ से ऐसा फेंक रहा हूँ, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो तो ऐसे ही जाएगा ना। जब बाबा मैं देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूँ यहाँ पे ऐसा, तो उसका हॉरिजॉन्टल जो रहेगा डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, फिर ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे भी ऐसा। तो देखेंगे यहाँ पे पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी पॉइंट पे उसका यू एक्स का जो डायरेक्शन है वो सेम है। ओके, समझा, ठीक है, तो सेम है। अब जो ऊपर का, अभी देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा, कहीं आ रहा, ऊपर जा रहा, तो ऊपर जा रहा तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। समझा यहाँ तक। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा, जब ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रुका रहेगा सम टाइम्स के लिए, तो उसका जो वाई का डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा ही नहीं, उसका जो वाई का डायरेक्शन है वो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर वाई का डायरेक्शन हो गया तो फिर ये और ऊपर जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। इसीलिए कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाती है तो वो हमेशा नीचे गिरती है। कब नीचे गिरती है, जब उसका यू वी वाई का डायरेक्शन नहीं बनता, जब उसका जो वी का डायरेक्शन यू एक्स के बराबर हो जाता, जो वी का डायरेक्शन यू एक्स के बराबर हो जाता, तो एट द टॉप यू एक्स खाली रहेगा, यू वाई नहीं रहेगा, क्योंकि एंगल ही नहीं बना रहा वो। अरे बाबा देखो, देखो वेलोसिटी यहाँ पे कैसे, टेंजेंट, यहाँ पे भी क्या रहेगी, टेंजेंट, बना दिया टेंजेंट मैंने, तो ये क्या है, वी है। अब यू एक्स को कैसे बनाएंगे, यू एक्स तो हॉरिजॉन्टल ही रहता, तो उसको भी हॉरिजॉन्टल, मतलब वी और यू एक्स क्या हो गया, सेम हो गया। और वी वाई कैसे बनाऊँ, कैसे बनाओ बताओ ना, है ही नहीं कुछ बनाने के लिए, तो वी वाई नहीं रहेगा। समझ में आया। फिर यहाँ पे यू एक्स तो ऐसे ही रहेगा, वो तो पता है हम लोग को। वी वाई नीचे, क्यों नीचे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा, अभी वो समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा, नीचे गिर रहा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे भी यू एक्स ऊपर, वी वाई नीचे। समझ में आया, ये एंगल टीटा, जो टीटा है ना, वही सेम ये एंगल रहेगा। ठीक है, ये समझा डायग्राम, बहुत इजी डायग्राम मैंने, और अगर नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से ओ से क्यू जो डिस्टेंस है उसने कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस वो सपोज करो आर है। ठीक है, हम लोग को आर फाइंड करना है, और उसने जो ग्राउंड से मतलब एक्स एक्सिस से, ग्राउंड से और यहाँ से टॉप तक उसका डिस्टेंस सपोज करो एच, ये एच भी मुझे फाइंड करना है, ये आर भी मुझे फाइंड करना है। और एक और चीज़ फाइंड करना पता है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा उसको। ठीक है, सपोज करो T0। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही सेम, जो यहाँ से यहाँ तक गया तो T0, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो T0, 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 2T0, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, 2T0। समझ में आया, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। समझा ये डायग्राम कैसे कैसे आर है, एच है, ये सब समझा ना, डायरेक्शन समझ में आया। ठीक है, टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे डायग्राम तो और अच्छे से समझेगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो पता नहीं, बट टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आप लोग ईजिली समझेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम ही है। ओके, चलो ठीक है। तो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
therefore remains unchanged as no force is acting in the horizontal direction। समझ में आया? देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे जब ऊपर जा रहा ना या नीचे जा रहा ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा ज़ीरो होते जा रहा, और फिर नीचे जा रहा है तो वो माइनस में होते जा रहा। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो और हॉरिजॉन्टल जो रहेगा वो सेम रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो यू एक्स यू एक्स यू एक्स यू एक्स यू एक्स, डायरेक्शन सेम। इस क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं लगा, यहाँ पे मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग ही नहीं रहा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड में वर्टिकल में लगता, ठीक है। तो अब वर्टिकल में तो अपवर्ड में तो ज़ीरो रहेगा और डाउनवर्ड में माइनस जी रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। द हॉरिजॉन्टल component of velocity therefore remains unchanged as no force is acting in the horizontal direction। तो no force मतलब no acceleration is acting in the horizontal direction, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो सेम रहेगा, सेम हर जगह, ठीक है, हर पॉइंट पे। while the vertical component changes in accordance with law of motion, है ना, with ax being zero। acceleration in x मतलब कि हॉरिजॉन्टल, x मतलब कि एक्सिस, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल ax being जीरो रहेगा, क्या रहेगा? जीरो रहेगा। लेकिन ए वाई मतलब जो ऊपर का डायरेक्शन, y का डायरेक्शन, y एक्सिस का, वो क्या रहेगा? माइनस जी। समझ में आया? ठीक है, ओके। being the downward acceleration due to gravity, ओके। ड्यू टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डाउन रहेगा, डाउनवर्ड है ना, तो डाउनवर्ड में क्या रहेगा? माइनस रहेगा, याद रखना। अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस, ओके, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज यू, देखो ये यू है, ठीक है। लेट अस इनिशियल वेलोसिटी यू है एंड इट्स डायरेक्शन मेसन एंगल टीटा। अब जो एंगल बना रहा है वो टीटा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर, ठीक है, ये शोन इन फिगर है, ओके। तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक एक चीज़ हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे इजीली, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये क्या है? यू है, ये क्या है? यू है। तो ये क्या होगा? यू एक्स इधर और यू वाई, ये तो मालूम है, लेकिन इसका वैल्यू क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ यू? इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू, तो मैंने बताया था आप लोगों को, जो लोग नहीं देखे मेरा वीडियो उन लोगों को बता रहा हूँ मैं फिर से रिटर्न। देखो कि जब भी ऐसा केस आए ना, अभी यहाँ पे देखो यू है, ठीक है, और यहाँ पे टीटा, तो कोई भी आप लोग से पूछे ये कितना रहेगा और ये कितना रहेगा, यहाँ पे तो बता दिया यू एक्स यू वाई, लेकिन यू एक्स यू वाई का वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ यू? तो सिंपल याद रखना, यू है, यू लिख देने का, इधर पे भी यू है, यहाँ पे भी यू लिख देने का, ठीक है। अब जो एंगल के साथ रहेगा ना, जो क्या बोलेंगे, जो लाइन एंगल के साथ रहेगा उसको लिखेंगे कॉस थीटा, और जो एंगल के साथ नहीं रहेगा, जो एंगल के साथ नहीं रहेगा उसको लिखेंगे साइन थीटा। याद रखना, जो एंगल के साथ, जो लाइन एंगल के साथ है उसको लिखेंगे कॉस थीटा, और जो एंगल के साथ, जो एंगल के साथ नहीं, देखो ये एंगल के साथ नहीं, ये अकेला है अपना, तो साइन थीटा। याद रखना, एंगल के साथ कॉस थीटा, विदाउट एंगल साइन थीटा, ठीक है। यू यू तो दोनों में आएगा क्योंकि ये यू ही है, ठीक है। समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आया? यू कॉस थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आया? यू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल क्या है? वर्टिकल क्या आया? यू साइन थीटा, एंड वर्टिकल क्या आया? यू साइन थीटा, ठीक है। तो यू एक्स का वैल्यू कितना आया? यू कॉस थीटा, और यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा। यहाँ तक समझा? ओके, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, ये तो फिर से मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन वाइल वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस, ठीक है। देखो ए वाई क्या आया था हम लोग का? ए वाई माइनस जी, हम लोग पीछे यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड यू वाई कितना आया था? यू साइन थीटा, यू वाई कितना आया था? यू साइन थीटा। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी। देखो ये इक्वेशन है ना, हम लोग कहाँ से लिए पता है? पता है आप लोगों को? इसके पहला जो पार्ट है ना उसके अंदर से लिए, वी एक्स वी वाई, ठीक है।
तो उसका फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नॉर्मल फार्मूला बता रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट यहाँ पे दो डायरेक्शन है और x और y, तो इसलिए मैंने लिखा x x x। अब आप लोग बोलेंगे टाइम को क्यों नहीं लिए, मतलब बाबा टाइम थोड़ी ना x और y के डायरेक्शन में रहता है, टाइम तो टाइम होता है, समझ में आ रहा है। वैसे ही वी वाई का लिया मैंने, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, यू एक्स का वैल्यू कितना है, यू एक्स का वैल्यू कितना है, यू एक्स ही है, ठीक है, यू एक्स अभी फिलहाल यू एक्स लिखो, ठीक है। ए एक्स का वैल्यू कितना है, देखो ए वाई का वैल्यू मुझे मालूम माइनस जी, लेकिन ए एक्स का वैल्यू मुझे मालूम है क्या, हाँ मालूम है, जीरो, हम लोग पीछे पढ़े थे, देखो यहाँ पे ए एक्स बीइंग जीरो, मैंने बताया था ए एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, जीरो रहेगा, और अब वर्टिकल कितना रहेगा, माइनस जी, तो इसीलिए देखो यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू जीरो पुट किया, और जीरो इंटू टी क्या होगा, जीरो ही होगा, तो क्या बचा खाली यू एक्स, तो यू एक्स लिख दिया मैंने। अब यू एक्स कितना, यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो मुझे वी एक्स का वैल्यू क्या मिला, यू कॉस थीटा। सिंपल, वी वाई का भी ऐसे करो, यू वाई को ऐसे रखो, ए वाई का वैल्यू क्या आया, माइनस जी आया था, देखो माइनस जी लिख दिया, टी लिख दिया, यू वाई का वैल्यू क्या था, यू साइन थीटा, तो वी वाई का वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, समझ में आया। एज टीटा की, देखो टीटा का जो एंगल रहेगा वो 0 से 90 डिग्री में रहेगा, है ना, देखो 0 से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ना, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में ही टीटा रहेगा, तो वो तो हम लोग को डायग्राम से भी पता चल रहा है, बट एक बार यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोग देखो इसके पहले वाला जो पार्ट था ना, उसके अंदर दो फार्मूला था, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो x और y का मैंने देख लिया। अब वहाँ पे एक और फार्मूला था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो सिंपल उसका भी x और y रहेगा, तो सबसे पहले मैं x कर लूँगा, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऐसे लिखूँगा, ए एक्स का वैल्यू क्या है, ज़ीरो, है ना, ए एक्स का ज़ीरो और ए वाई का माइनस जी, ठीक है, वो तो मालूम है ना, टी स्क्वायर से, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आंसर देगा, तो आंसर क्या आया खाली यू कॉस थीटा इंटू टी, समझ में आया। ये एक्स क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, देखो वेलोसिटी फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल के लिए हो, वर्टिकल के लिए सिंपल, एस वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो एस वाई इसी लिखो, यू वाई का वैल्यू यू साइन टीटा इंटू टी, अब ए वाई का वैल्यू क्या था, माइनस जी, तो इसीलिए प्लस की जगह क्या आया, माइनस जी, ये हाफ ऐसी टी स्क्वायर इसी, इक्वेशन नंबर 4, यहाँ तक समझा, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखो मुझे डायरेक्शन फाइंड करना, मतलब डायरेक्शन फाइंड करना, मुझे एंगल फाइंड करना, एंगल क्या रहेगा पता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो भी प्रोजेक्टाइल है वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल का एंगल सपोज करो अल्फ़ा। अब आप लोग बोलेंगे ये तो टीटा था ना, अल्फ़ा कहाँ से आया, देखो देखो ये मैं बताता हूँ, ये जो वेलोसिटी है ना, जो डायरेक्शन दिया है, ये इसका एंगल टीटा है, लेकिन जो ये प्रोजेक्टाइल है ना, ये प्रोजेक्टाइल, ये देखो प्रोजेक्टाइल में वाइन बना रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्टाइल उसका जो एंगल रहेगा वो अल्फ़ा रहेगा, समझ में आ रहा है, क्या रहेगा वो अल्फ़ा। ये जो एरो है इससे टीटा है, लेकिन जो ये प्रोजेक्टाइल है उससे अल्फ़ा है, तो मुझे अल्फ़ा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या है, वाई अपॉन एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। अब टी टी क्यों लिखा, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, वो इंटू टी नहीं है, याद रखना इंटू टी नहीं है, वो इन टर्म्स ऑफ टाइम बता देखो, एट एनी टाइम टी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो वी वाई अपॉन वी एक्स ही है वो, ठीक है, टेक्स्ट बुक में लिखा था इसलिए मैं ऐसा लिखा, ओके। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हम लोग को, अभी टाइम फाइंड करना है, ठीक है, एक हाफ पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, यहाँ से ओ से लेकर पी पॉइंट पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, अब इतना टाइम मालूम पड़ेगा तो इसका डबल मैं कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम मुझे मालूम पड़ जाएगा, तो सिंपल फाइंड करो, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इंडिकेटेड बाय पी, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इंडिकेटेड बाय, देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहे, है ना, मैक्सिमम हाइट किधर पे, पॉइंट पी पे, तो वही लिखा है यहाँ पे,
The point of maximum height is indicated by P and the point where it falls down to the ground is indicated by Q. है ना, फॉल्स कहाँ पे हो रहा है, वो फॉल्स मतलब कहाँ पे गिर रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट होके वो कहाँ पे गिर रहा, Q पे गिर रहा. ठीक है. Let the time taken by the projectile to reach the maximum height be t0. मतलब के मैंने जो बताया था वही देखो, 0 से P पहुंचने के लिए सपोज करो उसको टाइम लग रहा, कितना लग रहा उसको, सपोज करो t0, कितना लग रहा t0. ठीक है, तो मैंने लिख दिया t0. ठीक है. अब एट द हाइएस्ट पॉइंट P, t इज इक्वल टू t0, टाइम इज इक्वल टू t0, वो तो हम लोग को मालूम पड़ गया. वी वाई इज इक्वल टू 0. अब वी वाई इज इक्वल टू 0 क्यों आया, अब लोग कोई पूछ सकता है ना भाई कैसे आया 0. अरे बाबा मैंने बताया ना, देखो ना यहाँ पे यू एक्स यू वाई, यू एक्स वी वाई, यू एक्स खाली यू एक्स आएगा ना पी पॉइंट पे, वी वाई आएगा क्या, नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, वो मैं बता चुका हूँ. ठीक है, वी वाई नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि जो वी और यू, जो बीच का जो वी है ना, वी और यू एक्स इक्वल हो गया. इक्वल हो गया मतलब कोई एंगल ही नहीं है, कोई एंगल ही नहीं है, तो वी वाई रहेगा क्या, नहीं रहेगा. तो यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू 0. समझ में आया. ठीक है. अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी. इसमें पुट करो वी वाई का वैल्यू 0, यू साइन थीटा इसी माइनस जी, टाइम कितना है हम लोग को t0, टाइम कितना है t0 पुट किया तो ये माइनस है, उधर इज इक्वल टू वो साइड गया तो प्लस जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा. ठीक है. अब मुझे टाइम मालूम करना t0. ठीक है, तो जी क्या कर रहा है यहाँ पे, तो उसको नीचे भेज दो, मल्टीप्लाई में ना, नीचे गया तो डिवाइड में, तो t0 का वैल्यू आया, मतलब टाइम का वैल्यू आया यू साइन थीटा अपॉन जी. समझ में आ रहा है. ठीक है. अब देखो ये जीरो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है वो मिला मुझे यू साइन थीटा अपॉन जी. अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कि ये फिर ये कितना हो जाएगा, वो t0 प्लस t0, जितना ये लेगा टाइम उतना ही ये लेगा, t0 प्लस t0, सिंपल 2t0. तो देखो यहाँ पे टोटल टाइम इन एयर कैपिटल टी क्या रहेगा, वो 2t0 इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैपिटल टी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट. ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कैपिटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है. ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं. ओके. ठीक है. अब हम लोग फाइंड करेंगे आर. क्या फाइंड करेंगे, ये जो आर है ना, ये हम लोग अब फाइंड करेंगे कितना डिस्टेंस है. ठीक है, कितना डिस्टेंस है वो हम लोग को फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है. ठीक है. अच्छा, जो आर है वो क्या है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो. तो हम लोग को कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का. ओके. तो द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से सुनो. द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, देखो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल. ठीक है. टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है टोटल हॉरिजॉन्टल, आर है, ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन दिस टाइम टी, ये जो टी कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग इक्वेशन 3. अब इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग यूज़ करेंगे. क्या थी इक्वेशन नंबर 3, जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं. इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी. एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, क्या फाइंड करना डिस्प्लेसमेंट, ओ से क्यू कितना है आर. तो एस एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, आर लिखूँगा. समझ में आ रहा है. ठीक है. और टी की जगह क्या लिखूँगा मैं, देखो यू भी ऐसे ही लिखूँगा, कॉस थीटा भी ऐसे लिखूँगा. टी की जगह क्या लिखूँगा, कैपिटल टी. क्यों कैपिटल टी लिख रहा, अरे बाबा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का मुझे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा था उसको, कैपिटल टी. तो इसीलिए आएगा यहाँ पे कैपिटल टी, यू एक्स इंटू टी. और यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी कितना है 2t0. समझ में आ रहा है. ठीक है. यू कॉस थीटा ऐसे ही लिखूँ, 2 को ऐसे ही लिखूँ. t0 का वैल्यू क्या आया था, देखो यहाँ पे यू साइन थीटा अपॉन जी. ठीक है. ओके. ठीक है. इसको मत पढ़ो, क्योंकि अगर इसको पढ़ने जाएंगे तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे. मैं पढ़ा सकता हूँ बट कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको क्यों पढ़ने का. देखो यू क्या है, यू स्क्वायर हो जाएगा, यू हो जाएगा यू स्क्वायर. क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा.
और अपॉन जी। समझा ये? अब ये मैं क्यों किया पता है, क्योंकि एक फॉर्मूला है मैथ्स में, आई होप आप लोग शायद पढ़े हो 10th या 9th में या कभी भी मैथ्स में। 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा क्या होता है, साइन 2 टीटा। ठीक है, मैथ्स में अगर नहीं पढ़े तो पढ़ोगे आप लोग 11th में भी। क्या होता है 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, याद रखना 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा साइन 2 टीटा होता है। और यू स्क्वायर ऐसे ही लिखा, जी को ऐसे लिखा। क्या फॉर्मूला आया, यू स्क्वायर साइन 2 टीटा अपॉन जी। किसका फॉर्मूला आया, आर का, मतलब कितना वो डिस्टेंस ले रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, एक्स। समझ में आया, आर मिल गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हाइट। हाइट मतलब वो मैक्सिमम। उससे पहले कुछ केसेस है वो देख लेते हैं। दिस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। इस ये जो आर को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। रेंज बोलते हैं ना कि वाईफाई का इतना रेंज है, ये रेंज के बाहर गया तो फिर वाईफाई नहीं चलेगा, वैसी रेंज है। आर क्या है, एक रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाहर वो कहीं गिर ही नहीं सकता वो। ठीक है, कोई भी पत्थर या कोई भी चीज़ हम लोग ने फेंके तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज के बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जैसे वाईफाई रेंज के बाहर जाता है क्या, नहीं जाता। ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, अगर मुझे आर को मैक्सिमम रखना है, आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन टीटा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्योंकि साइन का जितना भी वैल्यू देखेंगे ना आप लोग एनालाइज करेंगे ना, तो 1 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। 1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। साइन का, साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 1/2 ऐसा होता है। ठीक है, तो सब लोग 0 पॉइंट ऐसा 0.5 0 पॉइंट ऐसा समथिंग कुछ रहेगा। लेकिन साइन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर क्या है, 1 है, साइन 90। समझ में आ रहा है, साइन 90। तो मुझे समझ में आया कि साइन 230 सॉरी 2 टीटा इज इक्वल टू रहेगा 1। साइन का सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा वैल्यू क्या रहता है, सबसे बड़ा 1 होता है। तो मैंने साइन 2 टीटा जो है ना यहाँ पे साइन 2 टीटा उसको इज इक्वल टू कर दिया 1। किसके लिए कर रहा हूँ ये सब, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम के लिए। क्योंकि अगर साइन 0 ले लियो तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 तो सब 0 हो जाएगा, आर हो जाएगा 0। तो मुझे 0 नहीं करना है, मुझे मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम कब रहेगा, जब साइन मैक्सिमम रहेगा। साइन मैक्सिमम कब होता है, जब 1 होता है। तो मैंने 1 लिख दिया। अब साइन का कौन से एंगल में 1 आता है, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, साइन के कौन से एंगल में 1 आता है, 90 डिग्री। अब आप लोग बोलेंगे कैसे है, देखो मैं बताता हूँ। साइन 2 टीटा इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। 1 कैसे आया, समझ में आया ना, क्योंकि साइन का सबसे बड़ा वैल्यू क्या आता है, 1। मुझे मैक्सिमम लेना है इसलिए 1 ले रहा हूँ। अब साइन 2 टीटा को ऐसे ही रखो। साइन को मैं इज इक्वल टू की वो साइड लेके गया तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब साइन की कौन सी वैल्यू 1 रहती, 90 डिग्री, याद है ना वो तो, 90 डिग्री। अब टीटा मुझे फाइंड करना है, 2 को नीचे भेज दो, मल्टीप्लाई में ना, नीचे गया तो डिवाइड में, तो 2 1 2 45 आएगा आंसर इसका। तो टीटा कितना आया, 45। तो याद रखना, कभी भी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम चाहिए तो टीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। आप लोग ये एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है, सीटी में भी कभी कभी पूछ सकता है, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ना उसमें भी पूछ सकता है, कैसा मैक्सिमम एंगल बताओ जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बताए। तो जब 45 डिग्री पे रहेगा एंगल तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बताएगा। कोई भी चीज़ अगर आप लोग से कोई पूछे कि ऐसे कौन से एंगल से मैं फेंकूँ कोई भी चीज़ जो दूर जाके गिरे, तो उसको बोलना 45 डिग्री पे, एकदम 45 डिग्री पे मार, तेरा पत्थर या जो भी तू फेंक रहा है वो बहुत दूर तक जाएगा। अगर 90 डिग्री पे मारेगा तो जहाँ पे तू फेंका जिसके ऊपर, वहीं पे तेरे ऊपर ही गिरेगा वो। लेकिन अगर तू 45 डिग्री में फेंका तो वो डायरेक्ट बहुत दूर तक जाके गिरेगा। ठीक है, तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया, क्योंकि साइन 2 टीटा क्या हो गया, 1 हो गया, इसलिए आर मैक्स हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी फॉर टीटा इज इक्वल टू 45, जब टीटा क्या रहेगा, 45 डिग्री। समझा ये, ठीक है। अब हम लोग को आर मालूम हो गया और उसके हम लोग केसेस भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे हाइट, जो कि लास्ट है। ठीक है, हाइट देख लेंगे हम लोग। ओके, द मैक्सिमम हाइट एच, है ना, ये जो हाइट है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हाइट हम लोग को फाइंड करना है। The maximum height h reached by the projectile having certain value of theta is the distance travel along the vertical y direction in time t0। अब देखो r के केस में ना, जो r हम लोग को फाइंड करने का था, तो उसके लिए हम लोग टाइम कितना लिए थे, t0 टू टाइम्स t0, मतलब कैपिटल T लिए थे।
लेकिन ये टाइम हम लोग T0 ले रहे टाइम। अब क्यों पूछ सकते हैं ना, तो मैं बताता हूँ। देखो जब मुझे R मालूम करने का था तो देखो पार्टिकल T0 लिया, फिर T0 लिया, तो 2 टाइम्स T0। लेकिन जब मुझे हाइट फाइंड करना है, हाइट, तो हाइट के लिए तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। यहाँ से यहाँ तक गया तो मुझे हाइट मिल गया ना, तो मैं यहाँ पे क्यों जाऊँ फिर बार बार। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना टाइम है? T0। इसीलिए हाइट के लिए सिर्फ टाइम कितना रहेगा? T0। समझ में? डायरेक्शन इन टाइम T0। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 कौन सा है? ये वाला, एस वाई इजिकल टू यू साइन थीटा इंटू टी। अब ये वाला क्यों ले रहे हैं, एस एक्स का क्यों नहीं ले? क्योंकि एस एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मुझे फाइंड नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल तो मैं फाइंड कर चुका हूँ आर। मुझे वर्टिकल फाइंड करना है। वर्टिकल के लिए क्या? वर्टिकल डिस्टेंस। हाइट क्या है? देखो हाइट क्या है, हाइट क्या मीटर है, लेंथ है। तो लेंथ क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट एस वाई। एस वाई, एस वाई क्योंकि मुझे हॉरिजॉन वर्टिकल देखना है, वर्टिकल देखना है तो एस वाई का देखना पड़ेगा। एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एस वाई डिस्प्लेसमेंट कितना एच है, तो एच पुट करो, कर दिया पुट। फिर यू साइन थीटा इसी रखो, फिर टी की जगह क्या आ जाएगा? वो देखो ये टी है ना, ये टी की जगह आएगा T0 माइनस हाफ ऐसी रहेगा, जी की जगह भी ऐसी रहेगा, टी की जगह क्या आ जाएगा? T0 स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक समझा? ठीक है। अब यू साइन थीटा इसी रखो। अब मुझे बताओ यहाँ पे T0 की वैल्यू क्या आई थी? यू साइन थीटा अपन जी, पीछे हम लोग डिराइव किए थे, याद है? ठीक है। माइनस ऐसी, हाफ भी ऐसी, जी भी ऐसी। T0 की वैल्यू क्या थी? यू साइन थीटा अपॉन जी, स्क्वायर कर दो उसको। अब यू स्क्वायर, ये देखो यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यू स्क्वायर हो गया। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी ऐसी, फिर माइनस हाफ भी ऐसी, यू स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, जी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे जी यहाँ पे अकेला क्यों लिखा है? तो देखो जी स्क्वायर है ना, ये जी स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग बोल रहे हैं तो एक जी और एक जी कैंसल, तो एक जी बचेगा। समझा ये? ठीक है। अब सिंपल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा अपॉन जी, यहाँ पे भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन टीटा, साइन स्क्वायर टीटा अपॉन जी। तो ये सेम है, तो सेम है तो कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। फिर माइनस ऐसी, फिर यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ हाफ बचेगा। अब 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा, 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, तो हाफ आ गया और ये टर्म भी ऐसी आ गया। ठीक है, ओके। मैंने कुछ किया नहीं, बस वही वही सब है। अब यू साइन थीटा क्या था? यू वाई, याद है पीछे यू साइन थीटा क्या था? यू वाई। तो चाहे तो ये भी याद कर लो, इधर तक करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इधर तक करो, यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर सिंप्लीफाई किया है, देखो यू साइन थीटा को अगर मैं यू वाई लिखूँ तो चलेगा ना, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। समझा? ये बहुत बड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा ही सोचेंगे तो छोटा ही डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, ये सब पूछता है एग्जाम में। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है हम लोग का? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग 1D का भी देखे, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग 2D का भी देखे, अब इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन का भी तो देखना पड़ेगा ना, वरना वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं। तो क्या है? दिस कैन बी ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग टी, मतलब टाइम को एलिमिनेट करने का बस, बिटवीन द इक्वेशन गिविंग दिस डिस्प्ले, मतलब टाइम को एक अलग कर दो, टाइम को मतलब इक्वेशन में मत रखो, तो वो हम लोग को दे देगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल। सिंपल, एज द प्रोजेक्टाइल स्टार्ट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पहला क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। वी कैन राइट एस एक्स इजिकल टू एक्स और एस वाई इजिकल टू वाई। मैं एस एस को डिनोट करता हूँ एक्स से और एस वाई को डिनोट करता हूँ वाई से। सपोज कर लो ना, लेट कर लो, लेट करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग का क्या था फॉर्मूला? एस एक्स इजिकल टू यू कॉस थीटा इंटू टी था। ठीक है, तो एक्स एक्स रखो, कॉस्ट यू कॉस थीटा को नीचे भेज दो, तो मैंने नीचे भेज दिया। देखो यहाँ पे टी इजिकल टू एस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब एस एक्स का हम लोग क्या पुट करेंगे? एक्स पुट करेंगे, यू कॉस थीटा इसी। ठीक है, सिंपल। अब वाई के लिए क्या वाई के लिए क्या रहेगा? वाई इजिकल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? अरे बाबा वही ना, देखो ना सेकेंड इक्वेशन भी था, जैसा जैसा एक्स एक्स था वैसे ही सेकेंड क्या आया था हम लोग का? एस वाई के लिए यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस वाई का हम लोग क्या डिनोट करेंगे? वाई से, बस वही चीज़ किया मैंने। देखो यहाँ पे y इजिकल टू यू साइन थीटा इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर। यू साइन थीटा इसी लिखो, टी का वैल्यू क्या आया था?
एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो पुट करो यहाँ पे माइनस हाफ जी ऐसी लिखो, टी का वैल्यू हाँ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। आप लोग पूछेंगे कल टी का वैल्यू क्यों पुट करें, अरे बाबा मैंने बोला ना यहाँ पे शुरुआत में कि बाय एलिमिनेटिंग टी, खाली टी को एलिमिनेट करना है, बाकी इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। तो वही मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, मतलब एलिमिनेट कर रहा हूँ मतलब टी का वैल्यू दूसरे के टर्म्स में पुट कर रहा हूँ, तो पुट कर दिया। अब यू यू कैंसल, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा टेन टीटा, ये तो पड़ेगा ना 10th और 9th में, और इंटू एक्स तो ऐसी रहेगा। ठीक है, फिर हाफ ऐसी, जी भी ऐसी, यू स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स को मैं बाहर ले लेता हूँ और एक्स स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हियर यू एंड टीटा आर कांस्टेंट, देखो यहाँ पे यू और टीटा क्या है, कांस्टेंट है फॉर द गिवन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या हो जाएगा पता है, ये टेन टीटा हो जाएगा ए, और ये हाफ जी यू स्क्वायर कॉस टीटा ये हो जाएगा बी। लेट कर लो ना, सपोज कर लो, तो क्या इक्वेशन मिला मुझे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, आप लोग 10th में अरे मैथ्स में पढ़ोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के भी इक्वेशन है और पैराबोला, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो थर्स द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इज अ पैराबोला, मतलब ये पैराबोला भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। समझा, ये स्मॉल सा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा है, एकदम शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद भी कुछ टॉपिक बचेगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लेते हैं क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन ये जो चैप्टर है ये 12th के फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, 12th का तुम लोग 12th में जाएंगे तो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर ही है, जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स, चैप्टर का नाम है। उसके अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, बट आप लोग के लिए आप लोग के 11th में भी थोड़ा सा बता दिया, तो मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। देखो दो टाइप के मोशन होते हैं, एक लीनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन। लीनियर मतलब कि सीधा चलना, सपोज करो यहाँ से कोई चल रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में घूमना। समझ में आया, मोशन दो टाइप के, लीनियर और सर्कुलर। तो हम लोग को सर्कुलर मोशन के बारे में बात करना है। अब सर्कुलर में भी दो टाइप है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मतलब क्या है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अब एक साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मेरे को समझाने के लिए ना आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसा फैन देखो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, एक ही उसकी स्पीड रहती है, वही स्पीड से वो घूमता रहता है। 60 सपोज करो 60 आरपीएम से वो घूम रहा है 60 आरपीएम से। तो वो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन तो हुआ, लेकिन कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल बताओ, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है जब भी आप फैन को ऑफ करेंगे या जब भी सपोज करो ऑन करें फ़ैन को, ऐसा बटन ऐसे देखो, बटन ऐसे चालू किए, अब वो फ़ैन देखो थोड़ा थोड़ा ऐसा घूमेगा 10 डिग्री, 10 से घूमेगा, फिर 20 आरपीएम से घूमेगा, फिर 30 आरपीएम से, फिर 40 50 60 ऐसा बढ़ते रहते, 60 पे आके वो फिर 60 से ऐसा घूमते आएगा। तो जब वो 10 से 20 30 40 हो रहा था ना, तो वो जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब वो 60 पे आके 60 पे कंटिन्यूस घूमते गया, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया, एक बार फिर से बताता हूँ। फ़ैन को मैंने ऑन किया, वो सपोज़ करो उसकी स्पीड 10 थी, फिर 20 हो रही है, फिर 30 हो रही है थी, तो ऐसा इंक्रीज़ हो रही है स्पीड। तो इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब फिर वो स्पीड घूमते घूमते 60 पे, अब 60 पे वो कंटिन्यूस घूम रही, 60 पे कंटिन्यूस घूम रही 60 पे घूम रही, वो ना ऊपर हो रही ना ज़्यादा हो रही, ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही, 60 पे घूम रही। तो वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझा ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं, मतलब या तो इंक्रीज होगी स्पीड या तो डिक्रीज होगी। ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन देख लो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, समझ में आ रहा है, अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर पाथ ही रहेगा, इज सेट टू बी एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए मैंने आप लोगों को समझा दिया हूँ। ठीक है,
अब हम लोग एक टर्म देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आप लोग ये ना सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफुगल फोर्स, सेंट्रीफुगल एक्सीलरेशन, ये सब है ना आप लोग 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये सर्कुलर मोशन को घूमने के लिए जो एक्सीलरेशन लगता है ना, वो एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। द एक्सीलरेशन मस्ट बी ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या रहता है, टूवर्ड्स द सेंटर है, याद रखना। सेंट्रीपिटल, पिटल मतलब टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब वो सेंटर के टूवर्ड्स जाएगा। देखो बताता हूँ मैं, ये है सर्कल, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल है, मतलब सेंट्रीपिटल, 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 सीपी, सेंट्रीपिटल, वो रहेगा टूवर्ड्स द सेंटर। क्या रहेगा इसका डायरेक्शन, क्या रहेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। क्या रहेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, ये क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर। और इसका रेडियस कैसे रहता है पता है आप लोगों को, रेडियस रहता है ऐसा, है ना, रेडियस, सर्कल का रेडियस कैसा रहता था, ओरिजिन से बाहर, तो ऐसा। तो रेडियस और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है, ये टुवर्ड्स द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर है रेडियस जो है। तो देखो द एक्सीलरेशन मस्ट बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, सच एन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड द फोर्स, इसी के फोर्स को क्या बोलते हैं, एंड द फोर्स कॉजिंग दिस एक्सीलरेशन, मतलब जो फोर्स कॉजिंग कर रहा है इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझी हो, एंड जो भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो आप लोगों का कोई भी सजेशन अगर रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड आप लोगों का जो भी सजेशन, जो भी आप लोग मुझे बात करना चाहते हो या जो भी बताना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जो लोग पुराने हैं प्लीज़ शेयर करके जाइएगा, और जिन लोगों को अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने सजेशन बता के जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।